हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पर। मैं मोहित पासवान। लास्ट सेशन में हमने जो तरल दाब वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है, उसके देन आफ्टर उसके जो क्वेश्चन आंसर थे उनको कंप्लीट किया है। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड नामक चैप्टर को, यानी कि सांद्रता तथा द्रवों का प्रभाव। ये अभी फिलहाल हम अब हाइड्रो डायनेमिक पढ़ेंगे। इससे पहले जो चैप्टर था वो रिलेटेड था हाइड्रोस्टैटिक्स से। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं दोनों ही चैप्टर। ठीक है। तो चलो समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक एक को अच्छे से समझेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। ठीक है। तो ये आज हो गया आपका चैप्टर विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दो नल हैं और दोनों नलों से कोई फ्लूइड गिर रहा है। हम इनको एज्यूम कर सकते हैं एज जैसे वाटर 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। ठीक है। इसमें क्या है, लो विस्कोसिटी है बट मोर फ्लो दिया है। ठीक है। इसमें क्या है, हाई विस्कोसिटी है लेकिन लेस फ्लो। आप देख पा रहे होंगे इसमें फ्लो ज़्यादा है और इसमें फ्लो कम है। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपके सामने यही आता है कि अगर हम लिक्विड के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लिक्विड होता क्या है, यानी कि तरल किसको कहते हैं, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। तो जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है, यानी कि उनमें फ्लो की क्वालिटी होती है, जिन मटेरियल्स में, वो तरल कहलाते हैं। अब ये होती किस किस में है, तो ये केवल द्रव और गैस में होती है। बाकी जो पदार्थ की और अवस्थाएं उनमें ये क्वालिटी नहीं होती है। तो द्रव और गैस दोनों ही कैसे पदार्थ हैं, ये तरल पदार्थ हैं। ठीक है। ये यहाँ पे हम याद रखेंगे, द्रव और गैस ये दोनों तरल हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि इस बोतल में कोई फ्लूइड है। ठीक है, या फिर लिक्विड है। ठीक है। और उसको हम गिलास में डाल रहे हैं। ठीक है। इसी को हम लिक्विड कहेंगे। गैस भी सेम ऐसी चीज कर सकती है, गैस को भी हम ऐसे ही फील कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है आदर्श तरल, यानी कि तरल के साथ एक आदर्श वर्ड और जुड़ जाता है, यानी कि आइडियल लिक्विड। अब आइडियल लिक्विड होता क्या है, तो वैसे तरल जिनमें शून्य संपीड़ित यानी कि जीरो कंप्रेसिबिलिटी और शून्य शांत यानी कि जीरो विस्कोसिटी का गुण हो, उसे आदर्श तरल कहते हैं। यानी कि कोई लिक्विड है, क्या है, कोई लिक्विड है। ठीक है। अब इस लिक्विड में क्या है, ये ऐसा लिक्विड है जिसमें जीरो संपीड़ितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है। और जीरो ही इसमें क्या है, विस्कोसिटी है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका आइडियल लिक्विड होगा। कैसा लिक्विड होगा, आइडियल। बट अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ऐसा कोई लिक्विड है ही नहीं जो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता हो और जिसमें बिल्कुल भी विस्कोसिटी ना हो। ठीक है। बट हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि एक आदर्श लिक्विड होता है, तभी हम जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको समझ पाते हैं। ठीक है। तो हमें आदर्श तरल एक मान के चलना पड़ता है। आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड वही होगा जिसमें 0% कंप्रेसिबिलिटी और 0% उसमें विस्कोसिटी हो, यानी कि शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता। यहाँ पे हिंदी वर्ड संपीड़ितता जो दिया है इसका मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी, और जो यहाँ पे श्यानता दिया है इसका मतलब विस्कोसिटी। ठीक है। जो ये जीरो कंप्रेसिबिलिटी है और जीरो विस्कोसिटी है, इसको थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही दे दिया है कि जो शून्य संपीड़ितता वो क्या है, यानी कि जीरो कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी का अगर हम सरल भाषा में समझें तो ऐसा तरल जिसको दबाने पर, यानी कि जिसको प्रेस करने पर उसके आयतन उसके आयतन और घनत्व
उसके आयतन और घनत्व में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि जो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन पहले था वो ही बाद में है, और जो उसका घनत्व पहले था वो ही अब बाद में है, दबाने के बाद, ठीक है, उसे उस पर प्रेशर डालने के बाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये शून्य संपीड्य है, यानी कि ये जीरो कंप्रेसिबल है, ठीक है, या फिर इसको नॉन कंप्रेसिबल भी कहा जाता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ शून्य संपीड्यता का, यानी कि जीरो कंप्रेसिबिलिटी का। साथ ही इसमें गैस और द्रव दोनों का कंपैरिजन करके भी बताया। इसमें बताया कि जो गैसों की अपेक्षा द्रव अधिक असंपीड्य होते हैं, गैसों की अपेक्षा द्रव अधिक असंपीड्य होते हैं, यानी कि जो द्रव हैं वो कम कंप्रेस होते हैं, जबकि जो गैस है वो ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, ठीक है। ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी का आप जो इनकी क्वालिटी है उसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, ठीक है। गैस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, और जबकि द्रव कम कंप्रेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है असंपीड्य, तो असंपीड्य में फिर हम उल्टा करके पढ़ेंगे कि गैसों की अपेक्षा जो द्रव है वो अधिक असंपीड्य है और गैस कम असंपीड्य है, ठीक है। थोड़े वर्डों को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, वरना कभी कंफ्यूजन भी हो सकते हो। संपीड्य और असंपीड्य जस्ट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट दिया है कि शून्य श्यानता। शून्य श्यानता का क्या मतलब है? शून्य श्यानता का मतलब है कि जैसे कोई फ्लूइड है, रे बह रहा है, ठीक है। अब फ्लूइड में बहुत सारी लेयर्स होती है, एक लेयर है, दो लेयर है, तीसरी लेयर है, फोर्थ। अब इन लेयर्स में क्या है, बीच में एक घर्षण बल लगता है, ठीक है, एक घर्षण बल लगता है जिसे हम विस्कोसिटी के नाम से मान लें कि जो इनमें जो घर्षण बल लग रहा है, जो श्यान बल लग रहा है, वो बिल्कुल क्या है, जीरो, यानी कि इसमें कोई भी इनकी परतों के बीच में घर्षण बल लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जीरो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। अभी आगे चल के आप विस्कोसिटी को और ज्यादा डिटेल में समझोगे। अब बात करते हैं जो आदर्श तरल है, यानी कि अभी तक हमने जो आइडियल फ्लूइड समझा है, आइडियल फ्लूइड समझा है, वो दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो पहला है धारा रेखीय प्रवाह, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह। तो सबसे पहले आपके सामने पॉइंट एक आ जाता है, धारा रेखीय प्रवाह, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो जब कोई द्रव इस प्रकार प्रभावित होता है कि उसका प्रत्येक कण अपने से ठीक आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, तो द्रव के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, धारा रेखीय प्रवाह। अब आप एक पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में ये फ्लो क्या है, बह रहा है, और इसमें जैसे ये वाले कण हैं इस तरीके से, तो सेम उसी तरीके से वो कण आगे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके मार्ग बदल जा रहे हैं, कि जैसे ये कण, एक कण यहाँ था, अब ये कण आगे चल के इधर से जा रहा है, या फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक सीरियली जा रहे हैं, ऐसे ही करके सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार के जो फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। यानी कि जो प्रत्येक कण है वो अपने से ठीक आगे वाले, यानी ये कण जैसे आगे चल के यहाँ आ जाएगा, तो इसके पीछे वाला फिर यहाँ आ जाएगा, ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऐसे करके आगे एक दूसरे की पोजीशन को टेक ओवर करते हुए चलते हैं। तो इससे क्या है, जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन बना रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इधर उधर भागे तो उसे कहेंगे विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। अभी विक्षुब्ध प्रवाह का भी आपको पॉइंट आगे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी नोट करके एक पॉइंट दिया गया है कि ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यानी कि ये धारा रेखीय जो प्रवाह है, ये तभी तक बना रह सकता है जब एक लिमिट तक उसकी वेलोसिटी हो, ठीक है। एक वेलोसिटी तक ही ये लिमिटेड रहता है, उसे बोलते हैं क्रांतिक वेग, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी। वी सी से इसे डिनोट करते हैं। जैसे ही इस वेलोसिटी से ऊपर जा, अगर इस वेलोसिटी से हम ज़्यादा कर देंगे वेग, तो क्या होगा, वो जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा और फिर कण इधर उधर भागने लगेंगे, और ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ये टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि धारा रेखीय प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाएगा। एक बार
बुक वाली लैंग्वेज भी समझ लेते हैं। क्या कि किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय तभी तक रहता है जब तक कि उसका वेग एक निश्चित वेग से कम हो, यानी कि निश्चित वेग वो ही वेग है, ये क्रांति वेग, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इस निश्चित वेग को क्रांति वेग कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अर्थात करके दूसरे शब्दों में भी यही बात कही गई है कि किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखीय होता है, उस द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है, इस क्रांतिक वेग तक ही जहां पे जो इसका क्रांतिक वेग है, मान लो सपोज करते हैं इसका क्रांतिक वेग किसी का 80 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फ्लो अगर इससे ऊपर जाएगा, जैसे 81 हो जाएगा, 81 मीटर पर सेकंड या उससे ऊपर, तो क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाएगा, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा, ये धारा रेखीय प्रवाह नहीं रहेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। 80 तक या 80 से नीचे ये क्या है, धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन फ्लो ही में रहेगा। ठीक है, तो वो क्या वेलोसिटी होती है जिसपे धारा रेखीय प्रवाह खत्म हो जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि क्रांतिक वेग। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड था आपका विक्षुब्ध प्रवाह, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि बिल्कुल जो आगे वाले जो पुराने कण आएंगे उसके बाद के, वो आगे वाले कण का ही जो मार्ग है उसी को फॉलो करेंगे, यानी कि एक सीधी उसी लाइन में चलेंगे जिस लाइन में आगे वाला चल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जस्ट उल्टा है कि जब कोई द्रव इस प्रकार गति करता है कि मार्ग के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले विभिन्न कणों के वेग विभिन्न भिन्न होते हैं, तो वह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये चित्र है आपका टर्बुलेंट फ्लो का। इसमें क्या है, कोई कण किधर भाग रहा है, कोई कण किधर भाग रहा है। इसका मतलब ये भी है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो भी अलग अलग है। ठीक है, इनके जो वेग हैं वो भी अलग अलग है। तभी आप देख रहे हो इधर उधर भागते हुए फ्लो कर रहे हैं। फ्लो की डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी इस तरीके से, और ये आपके कण हैं जो भाग रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये आगे आगे यहाँ पे आप देखो। चलो ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक से टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिक शब्द हैं जो आपको समझ में आने जरूरी है, तभी आगे की चैप्टर की कहानी आपके समझ में आएगी और उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नोट करके इसमें भी एक पॉइंट दिया है कि जो धारा रेखीय प्रवाह है, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, वो तरल के यानी कि उस लिक्विड के श्यानता गुणांक, इस पे श्यानता गुणांक यानी कि ईटा, देखो ईटा, इस पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है इस पे? धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, और जबकि जो तरल का घनत्व है यानी कि रो, इस पे क्या डिपेंड करता है? इस पे विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह तरल के घनत्व पर, और जबकि धारा रेखीय प्रवाह तरल के श्यानता गुणांक पर डिपेंड करता है, इसी से डिसाइड होता है। ठीक है, ये नोट वाले जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देंगे। अब बात आ जाती है ये श्यान बल एक्चुअली में होता क्या है, जो हम विस्कस फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे। ये जो विस्कस है ये क्या है, श्यान क्या है, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो द्रव के विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी इसे समझने की कोशिश की थी कि देखो बहुत सारी परतें होती हैं जल, तो जल आगे बह रहा है, जैसे ऐसे करके जल बह रहा है, तो इसमें बहुत सारी परतें होंगी। ठीक है, इस तरीके से इसको लेयर वन नाम दे देते हैं, इसको टू दे देते हैं, इसको थ्री, इसको फोर। तो वन और टू के बीच में क्या होगा, एक घर्षण बल होगा। ठीक है, जो इनके बीच होने वाला जो मोशन है उसका क्या है, घर्षण बल की टेंडेंसी होती है कि वो विरोध करे। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे घर्षण बल का जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है श्यान बल। ठीक है, ठीक है, यहाँ वाले घर्षण बल को, तरल के घर्षण बल को जो इनके परतों के मध्य लगता है, उसको यहाँ पे दूसरे नाम से बुलाते हैं, वो है श्यान बल। यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार का घर्षण बल ही है श्यान बल। ठीक है, बस यही है कि वहाँ घर्षण बल के नाम से जानते थे और यहाँ इसे श्यान बल के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है,
बाकी इसकी टेंडेंसी वही है, अपोज करने की, घर्षण करने की, यानी कि गति का विरोध करने की। अब श्यानता को समझते हैं। अब तक तो हमने श्यान बल को समझा, अब श्यानता को समझते हैं। वो विस्कस फोर्स था, ये विस्कोसिटी है। यानी कि विस्कस फोर्स वाला जो श्यान बल वाला जो गुण है वो श्यानता है, वो विस्कोसिटी कहलाती है। वो तो एक्चुअली में कोई चीज थी, ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो उसको नाम बोलेंगे श्यानता। ठीक है। तो द्रव का वह गुण, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये क्वालिटी की बात करी जा रही है। ठीक है। द्रव की क्वालिटी, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति मतलब श्यान बल। ठीक है। यही आपेक्षिक गति का जो विरोध है, ये क्या है, वो श्यान बल ही है। ठीक है। आपेक्षिक गति का विरोध कौन करता है? श्यान बल। तो सीधे से यहाँ श्यान बल की ही बात करी जा रही है। तो वो क्या कहलाता है? वो श्यानता कहलाता है। ठीक है। और गैसों की श्यानता द्रवों की श्यानता की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि जो गैसों में है, क्योंकि गैसों में क्या है, जो विस्कस फोर्स है वो भी कम है। जब विस्कस फोर्स कम होगा तो विस्कोसिटी यानी कि श्यानता भी कम होगी। कंपैरिजन किसके में? द्रवों के में। ठीक है। श्यानता तभी कार्यशील होती है जब एक पदार्थ की विभिन्न परतों के सापेक्ष गति हो। ये तभी मतलब होती है जब कई परतें हों। ठीक है। जैसे ये परत, दो परत, तीन परत, तो इनके बीच ही तो ये लगता है। ठीक है। आगे पॉइंट दिया, यही कारण है कि ठोसों में श्यानता नहीं होती, क्योंकि ठोस में लेयर नहीं होती है। ठीक है। अब कह रहा है द्रवों में श्यानता का कारण द्रव के अणुओं के बीच कार्य करने वाला ससंजक बल है। ठीक है। जो इंटरमोलिक्यूल बल होता है, मॉलिक्यूल फोर्स, उसी पे काम करती है। गैसों में श्यानता का कारण अणुओं की एक परत से दूसरी परत पर अणुओं का विसरण है। ताप बढ़ने पर जो द्रवों की श्यानता वो घट जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये आसानी से फ्लो कर होने लगता है। जब आसानी से फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच का जो अपोजिंग फोर्स है, यानी कि जो घर्षण बल है, या विस्कस फोर्स बोले हम उसको, श्यान बल बोले, वो क्या हो, वो कम हो रहा है। तो वो कम हो रहा है तो इसका मतलब जो विस्कोसिटी की क्वालिटी है, श्यानता का गुण है, वो कम हो रहा है। ठीक है। परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। अब ये पॉइंट आप नोट करेंगे बहुत ध्यान से। ऐसा जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो द्रवों की श्यानता है वो तो घट जाती है, बट जो गैसों की श्यानता है वो बढ़ जाती है। इस तरीका क्या क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। क्योंकि जहाँ कंफ्यूजन की कंडीशन क्रिएट हो जाए। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि अगर लिक्विड का हम प्रेशर बढ़ा दें उस पर, तो उसकी क्या है, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जबकि गैसों की श्यानता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी आप बड़े ध्यान से नोट करेंगे। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गैसों पर प्रेशर का। ठीक है। सॉरी, गैसों की जो विस्कोसिटी है उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। इसको समझते हैं सबसे पहले अपनी भाषा में। ठीक है। सपोज करते हैं कोई फ्लूइड है और उसकी एक लेयर ये है। ठीक है। दूसरी लेयर ये है। ठीक है। और ये कोई तीसरी है। ठीक है। अब यहां से मान लो ये x दूरी पे है। कितनी दूरी पे? ये x दूरी पे। ठीक है। और ये इसकी दूसरी, इस लेयर से जो अगली लेयर है उसके बीच की दूरी है कितनी? डेल्टा x, यहीं से dx लिख दो। ठीक है। ठीक है। इस इस लेयर का जो वेग है वो v है, और इसका मान लेते हैं v प्लस dv, इससे अलग है, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। समझ गए? अब अगर हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं कि अगर दोनों एक ही तरफ फ्लो कर रही हैं तो घट जाती हैं, और अगर अपोजिट में फ्लो कर रही हो तो जुड़ जाती हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन इसी तरफ है। तो इनका जो आपेक्षिक वेग है यहाँ, वो कितना आएगा, इसे इंग्लिश में लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी इनकी? v प्लस डी वी माइनस वी। तो ये निकल के आ गई आपकी डी वी। ठीक है। ये इनका रिलेटिव वेलोसिटी डी वी होगी। ठीक है। अब हम इसे किसी यूनिट डिस्टेंस के लिए निकालें। जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस एक मान के चला था डी एक्स। ठीक है।
अब इस dx के लिए निकालें तो dx के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपकी dv अपॉन dx। तो ये हमने एक मान लेते हैं कि ऐसे करके होगा कि एकांक दूरी के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी वो dv अपॉन dx है, ठीक है। तो यही dv अपॉन dx को प्रवाह की लंबवत दिशा में, यानी कि प्रवाह तो इस दिशा में हो रहा है, आप देख रहे होंगे, और इसके जो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना के इस दिशा में एकांक दूरी, ठीक है, के लिए जो निकल के आता है dv अपॉन dx, ये क्या होगा, ये वेग प्रवणता होगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, ठीक है। और वेग प्रवणता एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो ये वेक्टर है, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। और वेग प्रवणता का जो SI मात्रक है वो क्या है, सेकंड इनवर्स, ठीक है, एस इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि दो परतों के जो मध्य वेग प्रवणता है, यानी कि dv अपॉन dx समानुपाती होता है किसके, f, यानी कि एक मिनट, एक मिनट वेट करेंगे। हम्म, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखना था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, वो पॉइंट है आपका श्यानता गुणांक का, क्या, श्यानता गुणांक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप इसको मैनेज करेंगे। तो न्यूटन के अनुसार तरल प्रवाह में किन्हीं दो परतों के बीच कार्यशील श्यान बल जो F होता है, यानी कि जो विस्कस फोर्स है F, वो क्या होता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या, कि जो F होगा, श्यान बल होगा, वो प्रोपोर्शनली होगा, वो समानुपाती होगा किसके, क्षेत्रफल के, किसके, क्षेत्रफल के, यानी कि A के, ठीक है। और जो सेकंड बात कही थी कि जो यह परतों के मध्य वेग प्रवणता जो होगी dv अपॉन dx होगी, इसके भी क्या होगा, समानुपाती होगी, यानी कि f जो होगा प्रोपोर्शनल होगा dv अपॉन dx, ठीक है। अगर अब हम इससे फॉर्मूला निकालें, ये हमने एक इक्वेशन एक मान ली और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड यहाँ पे दिए, ये वाला जो प्रोसीजर है ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, तो ये होगा f प्रोपोर्शनली होगा a इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब इसको प्रोपोर्शनली को इक्वल में लाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, और वो क्या होगा, वो होगा माइनस का ईटा, ठीक है, और a इंटू डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये जो ईटा आया है यही कहलाता है आपका श्यानता गुणांक, क्या कहलाता है ये आपका, श्यानता गुणांक, ठीक है। इसी को हमने समझना था, ठीक है, तो ये आपका श्यानता गुणांक निकल के आ गया। यहाँ ईटा क्या है, एक नियतांक है, यही जो क्या है, श्यानता गुणांक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि ऋणात्मक चिन्ह क्या डिनोट करता है, तो ऋणात्मक चिन्ह जो श्यान बल F है उसकी गति की दिशा के विपरीत होता है, जो श्यान बल F वो गति की दिशा के विपरीत होता है, ये आपको पता ही होगा, जो घर्षण बल की प्रवृत्ति का होता है, घर्षण बल वाले नेचर का होता है श्यान बल, और जो कि क्या होता है, जब जिस जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है,
ये उसके अपोजिट होता है, क्योंकि ये क्या है, गति का विरोध कर रहा होता है। तो विरोध तभी हो सकता है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, यह जो नियतांक है, ठीक है, यह तरल की प्रकृति, उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि पर क्या है, डिपेंड करता है। ठीक है, अतः किसी तरल की श्यानता गुणांक संख्यात्मक रूप से उस बल के बराबर होता है जो तरल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगकर उसके प्रवाह के लंबवत दिशा में एकांक वेग प्रवणता बनाए रखे। अब है श्यानता गुणांक का मात्रक। तो श्यानता गुणांक का आपको मात्रक निकालना है, यानी कि आपको फॉर्मूला पता ही है कैसे। देखो, फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला निकालना है, कौन सा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और इसका आपको यूनिट निकालना है, दोनों निकालना है, तो दोनों हम यहीं से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो, ईटा को इस तरफ ले लो। जब ईटा को इस तरफ लेंगे तो ये आएगा एफ अपॉन ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब जो बल है उसका मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन, या फिर आप एन लिख के डिनोट कर दो, बटे क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और ये डीवी अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, जैसे डीवी है, डीवी क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है, माइनस एक आ जाएगा ये, तो बटे डी एक्स, क्या ये मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस एम से तो एम कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इंटू एस माइनस वन। ठीक है, इसे ऐसे लिख पाएंगे, एन न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसे न्यूटन इंटू सेकेंड और मीटर की पावर माइनस टू ऐसे लिख देंगे। ठीक है? अब इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा इसका, तो वो निकल के आएगा इसका एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस वन, सॉरी टू नहीं आएगा, माइनस वन आएगा। ठीक है, एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस वन। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करके रखेंगे तो पुट करेंगे तो आप निकल के आ जाएगा बिल्कुल, जैसे मैं तुम्हें निकाल के भी दिखाता हूँ। जिस इसका क्या है, सूत्र आया इसका न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन का क्या था, बल का, एम एल टी की पावर माइनस टू, एस का टी आ जाएगा, और मीटर का एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे करो तो एम सेम रहेगा, एल एक माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और टी क्या हो जाएगा, एक माइनस का बचेगा, एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस वन। ठीक है, सिंपल था, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकाल के भी दे रखे हैं। ठीक है, ये इसका एस आई मात्रक आ गया, न्यूटन सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास होता है। ठीक है, जो श्यानता गुणांक का जो प्रचलित मात्रक है वो क्या, पॉइज। ठीक है, पॉइज, यह डाइन सेकंड सेंटीमीटर इन माइनस टू के बराबर होता है, और इसका जो विमीय सूत्र है वो एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस वन। ठीक है, और एक पास बराबर टेन पॉइज। ठीक है, ये भी आप याद रखना, और इसका जो एसआई मात्रक है वन न्यूटन सेकंड मीटर की पावर माइनस टू बराबर किसके, एक पास के या टेन पॉइज के। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप हमारा कि रेनॉल्ड्स नंबर्स क्या होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर समझना है, तो रेनॉल्ड्स नंबर को समझते हैं। तो हमें पता है कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी नाम की चीज होती है जो
स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए जरूरी है, जिसे हम वी सी से डिनोट करते हैं। तो वी सी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये किस किस पे निर्भर करती है? तो ये प्रोपोर्शनली होती है किसके? जो ईटा होता है, ठीक है, श्यानता गुणांक उसके, ठीक है, इस पे निर्भर करती है। दूसरा, ये निर्भर करती है आपके जो तरल है उसके घनत्व पर। किसके? तरल के घनत्व पर, जिसे हम रो से नोट करेंगे। और ये जिस नली के लिए बात हो रही है उसकी त्रिज्या के भी क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब इसको अगर हम निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, वी सी ईटा बटे रो आर, ठीक है। अब इसको इक्वल में लाएंगे तो अब यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है, क्या? के ईटा बटे रो आर। अब ये जहाँ पे के निकल के आया है, यही क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं। क्या? रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। और ये जो है के, ये क्या है? एक डायमेंशन लेस यानी कि विमाहीन नियतांक है, ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं है। और अगर हम बात करें किसी संकीर्ण नली के लिए, यानी कि पतली नली के लिए, के का मान क्या होता है? तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो संकीर्ण नली है उसके लिए के बराबर होता है 1000। तब उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी निकालेंगे तो वी सी बराबर हो जाएगा आपका 1000 ईटा बटे रो आर, ठीक है। यही यहाँ पे समझाया गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सीमांत वेग या चरम वेग की, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? इससे पहले हमने क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ने हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कभी आप टर्मिनल वेलोसिटी समझ के क्रिटिकल वेलोसिटी याद कर बैठो। ठीक है, समझते हैं कि बल जब पिंड पर श्यान बल पिंड के शुद्ध भार, ये चलो इसको पहले दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, सिंपल वाली में। जैसे कोई पिंड है, ठीक है, उस पे क्या है, एक नेट वेट काम करता है। जब उसे हम किसी में डुबो रहे होते हैं तो उस पे एक क्या है, नेट वेट काम करेगा। वो नेट वेट क्या होगा? मान लो जैसे इसमें कोई लिक्विड भरा है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है जो इसमें डुबोया जा रहा है, तो ये जो इसका भार है वो नीचे की तरफ काम करेगा इस पे, और जो नीचे से उत्प्लावक बल लगेगा वो ऊपर की ओर करेगा। लेकिन जो एक्चुअली में नेट वेट होगा वो कितना होगा? जैसे पिंड का भार है, मान लो ये डब्लू मान लेते हैं इसको, और ये जो उत्प्लावक बल है इसे एफ डैश मान लेते हैं। तो डब्लू माइनस एफ डैश बराबर किस क्या होगा? ये नेट वेट, नेट वेट, ठीक है। अब ये जो नेट वेट है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाए? श्यान बल के, जिस पे विस्कस फोर्स लग रहा है उसके बल बराबर हो जाए। यानी कि एफ, कौन सा वाला एफ है, इसे लिख भी देते हैं, श्यान बल बराबर जो अब ये नेट वेट निकल गया, नेट वेट। तब इस कंडीशन में क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो श्यान बल लग रहा है वो बराबर है किसके? नेट वेट के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो, क्योंकि श्यान बल और जब नेट वेट बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? जीरो है। यानी कि एफ आर रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो पिंड है, पिंड वो श्यान माध्यम में, यानी कि उस फ्लूइड में नियत वेग से, यानी कि एक कांस्टेंट वेग से, एक स्थिर वेग से गिरता है, ठीक है। वो एकदम फिक्स्ड वेलोसिटी से गिरेगा। तो पिंड के इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं? हम सीमांत वेग कहते हैं, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब आपने टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन समझ ही ली होंगी कि जब जो श्यान बल है उस पिंड पर जो लग रहा है वो उसके नेट वेट, नेट वेट आपको निकालना यहाँ से आ ही गया होगा,
डब्ल्यू माइनस एफ डैश करके जो बताया था मैंने, उसके क्या है बराबर हो जाएगा, तब वो जो पिंड है जो उसमें गिर रहा है वो क्या हो, एक नियत वेग से गिरेगा, और वो नियत वेग ही आपका सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है। अब एक है स्टोक्स का नियम, यानी कि स्टोक्स लॉ, यानी लॉ ऑफ स्टोक भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है। तो क्या कहता है स्टोक? स्टोक कह रहा है कि कोई अनंत विस्तार यानी कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन, मान लो हमें पता ही नहीं है कि वो द्रव जो तरल है वो कहाँ तक बहा हुआ है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, पता ही नहीं है, अनंत तक है। तो उसमें कोई गोलीय पिंड किस वेग से गतिशील हो, किसी वेग से गतिशील हो, मान लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, और इसका हमें पता ही नहीं है इसका एंड कहाँ है, ठीक है, और इसमें कोई गोलीय पिंड है, ठीक है, क्या है, कोई गोलीय पिंड है, ये किसी वेग से क्या है गतिशील हो, तब इस कंडीशन में इस पे जो विस्कस फोर्स है यानी कि श्यान बल है, श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स जो एफ है, वो क्या होगा, वो होगा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। अब इस श्यान बल को हम यहाँ पे बोल देंगे स्टोक्स बल। क्या बोल रहे हैं? स्टोक्स बल। ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया था स्टोक ने, ठीक है, और इसी को हम स्टोक का लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ स्टोक। ठीक है। जो लॉ ऑफ स्टोक तभी काम करता है जब अनंत तक हो वो फ्लूइड, ठीक है, अनंत विस्तार वाली कंडीशन हो, तब जो विस्कस फोर्स होगा एफ वो बराबर होगा किसके, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। 6 पाई तो यहाँ पे नियत है, ये तो चेंज हो गए नहीं, बाकी ईटा और आर और वी इन तीन चीज पे डिपेंड करेगा विस्कस फोर्स, और इस कंडीशन में इस विस्कस फोर्स को हम स्टोक फोर्स भी बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट दिए भी गए हैं आपको कि स्टोक के नियम की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ प्रतिबंध है, ठीक है, या कुछ शर्त बोल सकते हैं हम इनको। क्या क्या शर्त है वो? पहली शर्त यह है कि तरल का विस्तार कहाँ तक होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, यानी कि वो इनफाइनाइट तक होना चाहिए। दूसरा, तरल माध्यम समांगित एवं श्यान होना चाहिए, यानी कि वो एक जैसे मिक्स बना हो, ऐसा नहीं है कि वो जो तरल है उससे पहले कुछ और मिक्सचर है, कुछ आगे चल के कुछ और मिक्सचर है, यानी कि उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है। और दूसरा क्या है कि वो श्यान होना चाहिए, श्यान में उसको विस्कस होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है इसकी कि गोलीय पिंड दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ का मतलब ठोस होना चाहिए तथा चिकना होना चाहिए। ठीक है। और चौथी शर्त है कि गोलीय पिंड का आकार सूक्ष्म होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो जो गोलीय पिंड है वो बहुत बड़े आकार का हो। और पांचवी शर्त है कि तरल माध्यम में पिंड का जो सीमांत वेग है या टर्मिनल वेलोसिटी है वो तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए, यानी कि जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो ध्यान रहे उसके जो क्रिटिकल वेलोसिटी है क्रांतिक वेग उससे हमेशा कम ही होनी चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ स्टोक उस पर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि किसी श्यान माध्यम में गुरुत्वाधीन गिरते हुए गोलीय पिंड का सीमांत वेग। ठीक है। कह रहा है कि किसी श्यान माध्यम में यानी विस्कस मीडियम की बात कर रही हैं, तो विस्कस मीडियम में जो गुरुत्व अधीन यानी कि अंडर ऑफ ग्रेविटी जी के अंडर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई गोलीय पिंड क्या है, वो जो गिर रहा है तो उसका सीमांत वेग, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे सपोज करो आपको वो गोलीय पिंड दिया गया है, ठीक है, ये नीचे की तरफ इसका वेट है mg का भार, ठीक है, और ये इस पे ऊपर की तरफ क्या बल का लग रहा है, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, ठीक है, m1 g। चलो ठीक है, ये हमें समझ में आ गई। इसमें कुछ चीजें दी गई हुई हैं कि माना कि आर त्रिज्या यानी कि इसकी जो आर त्रिज्या का छोटा गोलीय पिंड, ये आर रेडियस का है, ठीक है, छोटा है। दूसरी बात ये बताई गई है स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है यानी कि फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, और इसका शांता गुणांक आपको बता दिया गया है ईटा है, और साथ ही इसका घनत्व भी बता दिया गया है कितना है, ये रो करके मान लेते हैं इसको, या सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है, ये सिग्मा, ठीक है। अब माना कि पिंड के पदार्थ का घनत्व रो है, घनत्व रो है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, ये जो पहले सिग्मा करके जो घनत्व बताया है, ठीक है, ये किसका है,
ये है पदार्थ का, ये है तरल का, ठीक है। और ये जो रो करके बताया ये क्या है, ये पिंड के पदार्थ का घनत्व है, ठीक है। जब यह सीमांत वेग v से गिरने लगता है तब इस पे निम्न बल कार्य करते हैं। तो उस पे जो फोर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में अब बता गए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले पिंड का भार, भार mg है तो mg ही लगेगा, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। तो इसे अगर हम लिखें तो g को सेम रहने लिखो, लेकिन m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, यानी कि v गुणा रो और गुणा g, यानी कि mg बराबर v रो g, ठीक है। ये वाली आपके निकल के आ गई। ये किस तरफ लगेगा, तो भार है तो ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। दूसरा बल, ये एक हो गया। दूसरा, अब जो तरल है वो पिंड पर ऊपर की ओर कैसा बल लगाएगा, उत्प्लावन बल लगाएगा, और उत्प्लावन बल क्या होगा, m1g बराबर, अब m1 क्या होगा, m1 भी ऐसे ही निकालेंगे, जो इसका द्रव्यमान है, सॉरी, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन क्या होगा इसका, इसका आयतन हो जाएगा v, ठीक है। वहां पे वैसे कैपिटल वी थी, यहाँ पे स्मॉल टाइप की भी बनाई है। और अब यहाँ पे जो घनत्व होगा इसका क्या होगा, तरल का सिग्मा, और जी की वैल्यू जी ही रहेगी, ठीक है। ये बल किस तरफ लगेगा, ये लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो वी है वो अलग अलग है, वो भी दूसरी है और ये भी दूसरी है, ठीक है। ये जो वी है ये है आपके पिंड का, गोलीय पिंड का आयतन, ठीक है, का वॉल्यूम। और ये जो है आपका, ये है तरल का। सेम ऐसे ही जो ये सिग्मा दिया है, ये तरल का घनत्व है, किसका, तरल का। और ये जो रो दिया है ये किसका है, ये पिंड का घनत्व। बिल्कुल इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नीचे की तरफ काम करेगा और ये जो है उत्प्लावन बल ये ऊपर की ओर काम करेगा, ठीक है। अभी एक तीसरा और है, स्टोक फोर्स, ठीक है, स्टोक फोर्स, इसकी अभी हमने बात करी थी। जो क्या होगा, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ये किस तरफ काम करेगा, तो ये भी ऊपर की तरफ काम करेगा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे तीन फोर्स हैं और तीन में दो ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं और एक नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है। दो किस तरफ, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब जो ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं उनको एक तरफ जोड़ देंगे, और जो नीचे की तरफ काम कर रहा है उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे 6 पाई ईटा आर वी, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, प्लस जो उत्प्लावन बल था वो भी ऊपर की तरफ काम कर रहा था, तो इसको भी v सिग्मा जी। अब ये बराबर किसके होगा, जो नीचे की तरफ उसको करके बैलेंस कर रहा है, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो उसका क्या बाहर था, तो वो रहा v बर रो जी, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से क्या है, v को ले लेंगे कॉमन, और जब v को कॉमन लेंगे तो 6 पाई ईटा आर प्लस सिग्मा जी बराबर v रो जी, v से, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, आप इसे यहाँ पे लीव करिए, आप इस वाले फॉर्मूले पे आइए सीधे, ठीक है। ये बस, इसको यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि ये जो ऊपर की तरफ लगने वाले बल दोनों को जोड़ के बराबर किसके कर दिया, नीचे के लिए। अब यहाँ पे v बराबर 2/9, और ये
रो माइनस सिग्मा कोष्टक बंद GR² बटे ईटा, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, आप बस यहीं तक रखेंगे क्योंकि आपसे ये डेरिवेशन पूछेगा ही नहीं। तो अब इसमें आपको गौर देने वाली बात क्या है कि जो v है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो v है प्रोपोर्शनली किसके, R² के। ठीक है, और साथ ही v जो 1 बटे ईटा यानी कि जो श्यानता गुणांक है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है और ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझने की है कि यदि ये जो सिग्मा है ये बड़ा है रो से, किससे, रो से, अर्थात जो माध्यम का घनत्व है सिग्मा वो वस्तु के घनत्व से अधिक है, तो सीमांत वे v का जो मान है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और वस्तु क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे बुलबुले होते हैं तो वो क्या सदैव नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसकी में कंडीशन यही होती है कि जो माध्यम का घनत्व होता है वो वस्तु के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि बुलबुले के घनत्व से। और साथ ही यह भी देखा होगा कि जो बुलबुला जितना ही छोटा होता है उसका वेग उतना ही कम होता है, तो छोटे का मतलब है आर से। ठीक है, अब ये जो आर है वो जितना ही मतलब कम होगा तो उसका वेग भी उतना ही कम होता है। ठीक है, और जितना इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, आर ज्यादा होगी, तो उस बुलबुला भी बड़ा होगा और उसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब नोट करके कुछ एक पॉइंट दिया है कि बादल की रचना करने वाली जो वर्षा बूंद हैं जिनकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है, ठीक है, उनकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो हवा में जो ईटा का मान है वो है 0.0000018 पास, यानी कि अल्प परिमाण के सीमांत वेग v बराबर 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड से गिरती हैं। और इसी का रीजन है कि वो आकाश में कैसे लगती हैं, वो तैरती हुई मालूम पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो सीमांत वेग है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो हमें तैरते हुए लगती हैं। सीमांत वेग कम क्यों होता है, क्योंकि उनकी त्रिज्या बहुत कम होती है। ठीक है, अगर इनकी त्रिज्या ज्यादा होगी तो इनका वेग भी, सीमांत वेग ज्यादा हो जाएगा। वर्षा की बूंदें जो आकार में बड़ी हों, ठीक है, जिनकी त्रिज्या लगभग 0.01 सेंटीमीटर होती है, वो हवा में तैरती नहीं है बल्कि 120 सेंटीमीटर पर सेकंड के सीमांत वेग से गिरती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मोटी बूंदें होती हैं उनमें और जो छोटी बूंदें होती हैं उनमें क्या अंतर आता है उनके सीमांत वेग में। ठीक है, और वो किस तरीके से दिखाई भी देती हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी बूंदें होंगी वो तो हवा में ऐसे तैरती सी आपको नजर आती होंगी, लेकिन जो मोटी बूंदें होती हैं वो सीधे गिरती हुई भी आपको नजर आती हैं, वो हवा में तैरती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, और अगला पॉइंट है आपका द्रवों के बहने का अविरतता सिद्धांत या सातत्य समीकरण, यानी प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको भी समझ लेते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है। ठीक है, और इस पे ही फिर एंड करेंगे आज के सेशन पे। ठीक है, इसमें कहा कि किसी असमान नली, सबसे पहला पॉइंट यही है ध्यान देने वाला कि असमान नली की बात करी जा रही। ठीक है, असमान नली मतलब जैसे ये है एक नली, तो ये सपोज करो यहाँ पे मोटी है, फिर यहाँ पतली है, ठीक है, फिर यहाँ मोटी है, ऐसे करके ये मतलब इकसार नहीं है। समझ गए, यहाँ पे ये ज्यादा है, आप देख पा रहे होगे, और यहाँ पे क्या है, कम है। तो ऐसी नली में क्या है, प्रभावित असंपीडीय तथा ऐशान द्रव। जब असंपीडीय और ऐशान द्रव कह दिया तो मतलब क्या है, ये आदर्श द्रव की बात की जा रही है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की, के धारा रेखीय प्रभाव में, लेकिन इनका फ्लो भी कौन सा वाला, स्ट्रीमलाइन फ्लो में, नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, ए, तथा द्रव के वेग का गुणनफल अचर रहता है। इसका वेग मान लो v क्या हो, अचर रहेगा, यानी कांस्टेंट नियत रहेगा। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, मान लो जैसे एक कंडीशन ये है, इसके लिए a1 यहाँ एरिया हो गया और v1 इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अब एक कंडीशन ये दूसरी है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसका जो क्षेत्रफल a2 होगा और इसका जो वेग होगा वो v2 होगा। अब इस समीकरण के अनुसार क्या होगा, क्योंकि समीकरण यही कह रही है कि जो a1 गुणा v1 बराबर होगा किसके, a2 के v2 के। ठीक है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। अगर कोई तीसरी जगह भी हो
तो A3V3 भी बराबर ही आएगा इनके, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये समीकरण दिया है और नीचे फिर लिखा भी है कि जहां V1 और V2 प्रवाह नली के सिरों पर तरल का वेग व A1 और A2 इन पर धारा रेखाओं के लंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। बाकी के जो इसके कुछ पॉइंट्स बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।